अभिनव, नॉट रेस्पॉन्डिंग। चलिए, सो बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा टॉपिक रह भी गया है, क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप देखो, एक तरह से ये एक डिवाइस है। हाँ, ये जो जितने भी पेंटर लोग होते हैं ना, ये लोग इस्तेमाल करता है, या बोल सकते हो ग्राफिक डिजाइनर। जैसे मान लो तुमको बेडशीट का डिजाइन करना है या किसी पर्दे का डिजाइन करना है, तो उस तरह के डिजाइन के पैटर्न को बनाने के लिए ये नॉर्मल जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो लोग इस्तेमाल करता है क्लेडोस्कोप का। क्लेडोस्कोप होता क्या है? बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है 3 प्लेन मिरर्स का। प्लेन मिरर पता है, देखे हो कभी प्लेन मिरर? प्लेन मिरर देखे हो क्या? यस सर। सिर्फ तरीका देखी है, बाकी लोग नहीं देखे हैं? यस सर। यस सर। What are the property of plane mirror? Who will tell me? आलोक बताइए, what are the property of plane mirror? First, what are the property of plane mirror? आलोक, आवाज सुन पा रहे हो तुम? अभिनव, क्या तुम तक आवाज आ पा रही है? शिवम सर, कैन यू प्लीज कनेक्ट देम? अभिनव है, आदित्य है, ये जो 2-3 बच्चे हैं जिनके पास शायद आवाज नहीं जा रहा था या जो भी कारण था, इनको एक बार पूछिए सर कॉल करके घर पे, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको। आलोक, ओके, हाँ तनिषा बताओ, what are the properties? The image formed by a plane mirror is virtual and erect. Okay, the first property is virtual And erect. and erect. Okay, what next? The image is laterally inverted. Okay, this is called as lateral inversion. So Okay. lateral inversion. Okay, The size of the image is the same as the size of the object. okay, size of image equals to size of object. Okay, next. The distance of the image. नहीं सर, ये हो चुका है, सॉरी। नहीं ठीक है, तो अभी distance of image is सर 2 minutes. distance of object from mirror. Distance of object from mirror equals to distance of image from mirror. From mirror. और भी प्रॉपर्टी जानते हैं क्या? चलिए, ओके, थैंक यू। Who is next? कनिष्क, what is virtual image? वर्चुअल क्या होता है? कनिष्क बताइए। यस समीर, बताओ। When the light ray seems to at a point, then it is called virtual image. It seems to join at a point is called as virtual image. Correct? Then what is a real image? I mean, not you. अभिनव, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आप एक बार अनम्यूट तो करो, फिर पता चलेगा मुझे कि तुम्हारा वॉइस क्लियर है कि नहीं है। हाँ,
But you are not hearing me. आलोक अभी भी नहीं सुन रहा है। चलिए अंशुल, अंशुल बताइए व्हाट इज रियल इमेज? Yes, sir. व्हाट इज रियल इमेज? अभी अभी समीर ने बताया था वर्चुअल इमेज। बताइए इसका रिवर्स होता है ना रियल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? नहीं याद है? Yes, sir. रिवीजन नहीं किया? रिवीजन किए क्या? नोट्स बनाए हो क्या पिछले लेक्चर का? आपने देखा क्या उसमें प्रीवियस लेक्चर में? Yes, sir. उसमें लिखवाया मैंने रियल इमेज का डेफिनेशन? नहीं कियो? नहीं कियो? सच सच बताओ अंशुल। नहीं कियो ना? बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम मेरे से क्वेश्चन पूछने से पहले तुम उस दिन तो क्वेश्चन पूछ सकते थे ना। क्लास नहीं आए थे क्या? ओके, विल टॉक टू यू आफ्टर लेक्चर। चलिए, सो रियल इमेज वो होता है जहां पर लाइट एक्चुअल में जाकर के रिफ्लेक्शन के बाद मीट करता है। लाइट एक्चुअल में जहां पर मीट करेगा तो रिफ्लेक्शन, वो वहां पर जो इमेज बनेगा दैट विल बी द रियल इमेज। प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी दूसरे किसी मिरर के केस में रियल इमेज बनता होगा, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। सो विल रीड व्हेन हम लोग जब स्फेरिकल मिरर आगे हम लोग क्लास 9th वगैरह में पढ़ेंगे या क्लास 10th में पढ़ेंगे तब। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? समीर बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट? एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो सबसे पहले तो प्लेन मिरर के सामने बैठ करके जो बाल झाड़ते हो, दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। ठीक है। कॉनकेव मिरर के ऊपर जो तुम्हारा बोल सकते हो यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं, यूटेंसिल्स में जो आप इमेज देखते हो वो एक तरह से रियल इमेज होता है, या जो आप स्क्रीन के ऊपर जो प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है दैट इज रियल इमेज। वो सच में इमेज बनता है वहां पर। करेक्ट? सो दैट आर द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज का प्रॉपर्टी होता है जो स्क्रीन पर बन सके उसी को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। जो स्क्रीन पर नहीं बनता उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज इरेक्ट। समीर, व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट? When we see in the mirror and our left hand seem to right hand and right hand seem to left hand is called No, erect no, image. no, 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 no. That is called as lateral inversion. If this is mirror, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इसका मुंडी ऊपर है, तो इसका इमेज में भी मुंडी ऊपर ही चाहिए। This is called as erect. And if a man stand like this and image form like this, then this is called as inverted image. This is erect and this is inverted. ठीक है? हो गया ये? चलिए, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया? रौनक, व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन? व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन? Sir, if you see right hand in place of left hand and left hand in place of right. ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इमेज में राइट हैंड दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। Few of you are doing very well. Few of you are very poor, and it's quite disgusting, man. तुम लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लॉकडाउन का फायदा नहीं उठा रहे हो तुम लोग। दिन भर घूमते हो, खेलते हो सिर्फ। क्यों? चलिए, कैलिडोस्कोप के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो कैलिडोस्कोप है ये 3 प्लेन मिरर को मिला करके बनता है। 3 प्लेन मिरर्स को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है
कि आपके वेरियस पैटर्न बने एक साथ में। जैसे सलून में जाते हैं तो सलून में क्या होता है, दो प्लेन मिरर्स पैरेलल में होते हैं। कैसे होते हैं, एक प्लेन मिरर ऐसे पीछे के साइड में लगा होता है और दूसरा प्लेन मिरर सामने, जिसके सामने आप बैठ करके आपके बाल बनते हैं। तो यहाँ पर जब आप खड़े होते हो तो आपका एक इमेज यहाँ पर बनता है, सेम एज इट इज, यहाँ पर एक आपका इमेज बनेगा। सिमिलरली इस इमेज का एक इमेज यहां पर बनेगा, फिर इस इमेज का इमेज यहां पर बनेगा, फिर इस इमेज का इमेज यहां पर बनेगा। वैसे करके आपको इनफाइनाइट इमेज देखने को मिलता है बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। करेक्ट। कैलिडोस्कोप में ये पैरेलल नहीं होते हैं बट एट सम एंगल, या बोल सकते हो कि इन तीनों के बीच में वन ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। दिस इज 60 डिग्री, लगभग ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है ना। तो ये मिरर हो गया ऐसा, इसके आउटर सरफेस ये है, इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा तो इनर सरफेस आपका अंदर की तरफ दिखेगा। इस तरह से मिरर को अरेंज कर दिया जाएगा। अगर मैं इस फिगर का 3D फिगर बनाऊं कैलिडोस्कोप का, तो ये फिगर आपको कैसे दिखेगा, देखिए। पहले तो ये प्लेन मिरर का नाम दे देते हैं A, B और C। इन तीनों को जोड़ करके मुझे बनाना है वैसा स्ट्रक्चर। अगर 3D फिगर में देखेंगे तो ये फिगर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है ये फिगर। मान लीजिए कि ये जो फेस है, ये वाला, ये पूरा फेस, ये आपका हो गया, दिस वन इज मिरर नंबर A, ये हो गया A। ये जो फेस है ये हो गया आपका मिरर नंबर B, दिस विल बी B। ठीक है। सिमिलरली ये जैसा दिख रहा है वैसा ही इधर भी एक फेस होगा, ये वाला। ये जो मिरर है इस मिरर का नाम दे दीजिए C, कुछ ऐसा। और ये जो इंटरनल जो मिरर दिख रहा है, ये साइड वाला जो ये जो पोर्शन है, ये सब पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड इन द सेंस कि बाहर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या अगर लाइट इधर से इंसिडेंट होगा तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये साइड में ट्रांसमिट नहीं होगा, लाइट बाहर नहीं निकलेगा। ये जो पोर्शन है बाहर का पोर्शन, ये सब के सब ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम हो गया, या बोल सकते हो कि इधर से लाइट ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है इसमें, या कुछ पूछना है तो बताइए। फिगर क्लियर है क्या। 3 मिरर हैं, 2 मिरर का फेस मुझे दिख रहा है, थर्ड मिरर का फेस नहीं दिख रहा है, तो वो मिरर कुछ ऐसा पीछे के साइड में होगा। करेक्ट। ये जो सरफेस होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है ये फुली ये पेंटेड है, या बोल सकते हो कि इसको कवर किया गया है। करेक्ट। अब क्या करते हैं, इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा कुछ पॉलीथीन वगैरह होगा या कपड़ा होगा, इससे आप रैप कर दीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर में वैसा आप रैप कर दीजिए। नाउ 2 ढक्कन बनता है, 2 ढक्कन है ना, यू कैन से दैट कैप। एक कैप कैसा बनेगा, इस बॉटम के लिए एक कैप बना देंगे लाइक दिस। एक कैप इसके ढक्कन के लिए बना दीजिए, ये आपको 3D में ऐसा दिखेगा। ठीक है। ये एक कैप हो गया जो कि कहां लगेगा, बॉटम में, और एक कैप लगेगा ऊपर टॉप में। ये भी आपको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक है। और इस कैप का खासियत है, जो टॉप वाला जो कैप है, इस टॉप का खासियत होगा कि यहां पर एक छोटा सा आई पीस लगा रहता है। क्या रहेगा, ये होल होगा, और होल को हम लोग बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज आई पीस, आई पीस। ठीक है। और इस होल में हमारे घर के जो टूटे फूटे कोई भी अगर कांच होगा, कोई भी मिरर होगा ट्रांसपेरेंट, उसको हम लोग यहां पर फिक्स कर सकते हैं, इसको हम लोग यहां पर फिक्स कर सकते हैं।
आई विल सेंड अ लिंक ऑफ यूट्यूब जहां पर कैलेडोस्कोप को बनाया जाता है, तो आप लोग उसको लाइव देखोगे, थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको पिक्चर क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये दिखने में या बनता कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें करते क्या है, ये जो बॉटम का साइड है इसको आप कर देते हो फिक्स्ड, है ना, ये जाएगा और बॉटम के पोर्शन को एकदम फिक्स्ड कर देते। जैसे ग्लास कैसे होता है, ग्लास का एक साइड ओपन होता है और दूसरा साइड फिक्स्ड होता है, वैसे ही इस ढक्कन का ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा इट कैन बी ओपन और क्लोज। इस पार्ट को हम लोग ओपनेबल रखते हैं। अब इसके अंदर आप डाल दीजिए कोई भी स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप डाल दीजिए इसमें कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे आपको 5-6 रबर है, रबर पता है ना, तो लाल पीला हरा कलर का आप रबर इसके अंदर डाल दीजिए। फिर आपको जो व्यू दिखेगा एक बहुत ही बढ़िया, आपको उस रबर का बहुत सारा इमेज दिखेगा। मान लीजिए ये रबर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है ना, फिर कुछ रबर ऐसे दिखेंगे लाल पीला हरा, कुछ रबर ऐसे दिखेंगे। ये आपको अलग अलग लोकेशन पर इस तरह का आपको पैटर्न दिखने लगेगा, इस तरह का आपको रबर का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। तो इससे डिजाइनर को एक अंदाजा लग जाता है कि जो मैं बनाने वाला हूं या जो मैं सोच रहा हूं एक्चुअल में वो दिखने में कैसा लगेगा। फिर वो इस पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं एंड दे यूज टू प्रिंट ऑन योर क्लॉथ लाइक बेडशीट, साड़ी या पर्दा, बहुत सारी चीजों पर वो लोग इस डिजाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली एक पैटर्न खोजते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलेडोस्कोप। तो ये जो इमेज जो बनता है ये कैसे बनता है, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। किसके वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, है ना, एक इमेज का दूसरा इमेज, दूसरे इमेज का तीसरा इमेज, तीसरे इमेज का चौथा इमेज, ऐसा एक का 4, 4 का 5, ऐसा करके इमेज आपका बनते रहेगा। ठीक है, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, आपको उससे एक क्लियर व्यू समझ में आ जाता है। अच्छा, दिया था उस असाइनमेंट में आपने देखा कि एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर दो प्लेन मिरर है, दोनों अगर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो बताइए इससे कितना इमेज बनेगा, क्या होगा इसका आंसर? प्लेन मिरर है और इनफाइनाइट बनता है। यस, दो प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करता है। आई होप ये कैलेडोस्कोप आप लोगों को थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो आप जब इसका वीडियो देखेंगे तो एग्जैक्ट व्यू इसका क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कैलेडोस्कोप होता कैसा है। तो आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ यूट्यूब, तो आप वहां पर आप देख लेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया क्या इसका, क्लियर है ये कैलेडोस्कोप? Yes, समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं ऑन द ह्यूमन आई। सर प्रीवियस क्लास में दूसरा टॉपिक था, हाउ डज इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हाउ डज इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, किस चीज में पढ़ा रहा था, प्लेन मिरर के केस में या किसके केस में? हाँ जी, हाउ डज इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस। अच्छा, प्लेन मिरर, तो ये तो शायद हो गया था टॉपिक ना, या रह गया है? नहीं हुआ ये टॉपिक? लास्ट क्लास में मैंने ये कराया, लास्ट क्लास में मैंने कराया है यार ये। नो सर, क्लास एंड हो गया था। अच्छा ठीक है, देखते हैं हाउ डज इमेज फॉर्मेशन takes place in plane mirror। प्लेन मिरर, तो मान लीजिए कि ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, और ये कुछ मिरर ऐसा दिखने में होगा, और यहाँ पर एक आदमी ऐसा खड़ा है, एक आदमी ऐसा खड़ा है। सो मिनिमम हमें क्या चाहिए, इसके यहाँ से निकलने वाले जितने भी लाइट हैं वो इस मिरर के ऊपर पड़ रहे होंगे, है ना, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो करके अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
कोशिश करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये जमीन हो गया, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया और यहां से एक इमेज हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, यहां से जो लाइट जाएगा वो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। किसी भी डायरेक्शन में आप एक कोशिश करिए कि ये लाइट जाता है। मान लीजिए कि ये लाइट एक यहां पर गया ऐसा, और फिर एक रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा आ गया, करेक्ट, ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। सो वैसे यहां से मिलियंस ऑफ लाइट यहां से निकल करके आ रहे होंगे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा होगा। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट यहां से अगर कोई और एक लाइट आता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ किया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा, ये एक लाइट रिफ्लेक्ट हो गया यहां से। जो ये लाइट रिफ्लेक्ट आ गया, अगर इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, देखो सच में अगर देखोगे तो ये इनफाइनाइट पर हेलो, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ जी, हेलो, The voice is clear, sir. ओके। सो यहाँ पर एक आदमी है जहां से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रेज निकल रहे होंगे, जिसमें से किसी में 2 रे को काउंट कर रहा हूं, है ना, किसी में 2 रे को ऐसा काउंट कर रहा हूं जो सच में जाकर के इमेज फॉर्म कर रहे होंगे। तो एक रे ऐसा होगा, देखिए, जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, उतना ही इसका एंगल ऑफ आर होगा। तो जितने एंगल से ये इंसिडेंट होगा, यू कैन सी हियर दिस लाइन कैन बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल, ओके। तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है। दूसरा लाइट कहीं इसके बॉटम से, पैर से अगर आ रहा होगा एक लाइट, तो ये कहीं इस एरिया में इंसिडेंट हुआ। ये मैं आर्बिट्ररी पकड़ रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही लाइन होंगे, ऐसा मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ अगर लाइन हम ड्रॉ करना चाहें, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, करेक्ट। पर चूंकि उससे जो फिगर मैं बनाऊंगा, अगर मान लो कि 150, 200, 300 ऐसा लाइन में ड्रॉ करने लगूं, तो फिगर ही समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये फिगर बन कैसे रहा है। इसलिए हम लोगों ने किसी भी 2 लाइट को पकड़ा है, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो अभी देखो, ये मुझे हेड बनाना है, तो हेड के लिए मैंने एक लाइन ले लिया, करेक्ट। हेड से एक और कोई लाइन ले लेते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होगा कहीं ऐसा, मान लीजिए, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके आ गया ऐसा। अब अगर मैं इन दोनों लाइन को रिफ्लेक्ट पीछे की तरफ प्रोड्यूस करता हूं, ये दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूं पीछे की तरफ, ये कहीं इस पोजीशन पर आकर के मिल रहे हैं, करेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो पॉइंट ए है, ए का इमेज बन रहा है यहाँ पर, गोल है तो मैं गोल बना दे रहा हूं, करेक्ट। अच्छा, ये हमारा पैर है, पैर से कोई 2 लाइट को पकड़ लेते हैं, एक रे, एक लाइट जो यहां पर जा रहा है ऐसा नीचे की तरफ, और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा आ गया, ये पैर से एक लाइट आ रहा है। दूसरा लाइट हम लोग ले लेते हैं, ये स्ट्रेट वाला लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहे हो ऐसा नॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मिरर है और मिरर पर अगर 90 डिग्री पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बताइए? सिंपल, अगर लाइट मिरर के 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे कुछ लाइट हो रहा है, तो सबसे पहले तो बताइए व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एनी वन ऑफ यू डू इट फास्ट। मे बी 45 का मतलब क्या है?
इट विल बी आई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी यही है, और हमने क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब चूंकि नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये हो गया। डिफाइन अगेन प्लीज। या मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए हमारा कैसा था, ये था नॉर्मल 90 डिग्री, और एंगल लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। हमने बोला था कि ये है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि ये आई का वैल्यू अगर छोटा होते जाए, आई का वैल्यू रिड्यूस होते जाए, सो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट लाइट कैसा हो जाएगा? ऐसा, फिर ऐसा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, एकदम एग्जैक्टली नॉर्मल के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0। ओके सर, थैंक यू। सो एंगल ऑफ Then sir, इंसिडेंस, image form. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इमेज फॉर्म एक रे से नहीं होता है ना, 2-3 रे मिलकर के होते हैं, ठीक है? तो उसमें से एक जो आया दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी इक्वल टू द 0। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो ये नॉर्मली ही रिफ्लेक्टेड भी होगा, उसी पाथ पर, जिस पाथ से इंसिडेंट हुआ उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पर अगर मिरर है तो लेग से एक जो रे है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कुछ इस तरह से, इसका मान लीजिए कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई डैश है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश हो जाएगा। बट अगेन अगर ये मैं लाइट कंसीडर करता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी लाइट पर होगा, ठीक है? अब अगर मुझे इमेज बनाना है पैर का, तो पैर से आने वाले जितने भी लाइट हैं ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कहीं ना कहीं मीट होनी चाहिए। सो लेट्स एक्सटेंड। एक लाइट कौन सा है? ये वाला, इसको एक्सटेंड करते हैं, और दूसरा लाइट कौन सा है? ये वाला, तो इसको भी हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एंड इट लुक्स लाइक, ये देखो थोड़ा सा जियोमेट्रिकल इशू है पर ठीक है चलेगा। ये आपका इमेज करीब ऐसा बन गया। अब यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट कि जो हाइट है यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज जो है h, वही हाइट इस इमेज का भी होगा h। इस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से इस मिरर से, वही डिस्टेंस होगा इस इमेज का मिरर से, ठीक है? क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। सबको ये क्लियर है क्या? किसी को डाउट है इसमें? मैंने दो अलग अलग लाइट इसलिए लिए क्योंकि ये हेड है और ये लेग है, तो दोनों को अलग अलग मैंने बनाया। ये समीर बताइए। सर जो न्यू इमेज फॉर्म हुआ है वो वर्चुअल है? बिल्कुल। देखिए क्या ये लाइट सच में जाकर के मिल रहा है उधर? क्या ये लाइट सच में मिल रहा है यहाँ पर, या हमने एक्सटेंड करा है? सर हमने किया है। हमने जबरदस्ती मिलाया है। इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। क्या ये ऑब्जेक्ट जो इसका जो इमेज है ये सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? बताइए, इसका इमेज सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? सीधा बन रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा इमेज हो गया? इरेक्ट। हाँ स्ट्रेट नहीं, उसको सीधा मतलब, सीधा मतलब क्या? मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है पैर नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेक्ट बन रहा है। बाकी जो चार जो प्रॉपर्टी इसके पहले जो हम लोगों ने लिखा था वो चारों के चारों प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी। दूसरा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from mirror equals to distance of
distance of image from mirror. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं? Sir, the distance of the image from the mirror is equal to that the object from the mirror. ये तो हो गया थर्ड। फोर्थ पॉइंट ये था लैटरल इन्वर्ट, लैटरल इन्वर्जन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड उठेगा तो इमेज का राइट हैंड रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैटरल इन्वर्जन। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है? दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, बिकॉज ये हम लोग जबरदस्ती देखो इसको यहां पर ला करके मिलाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. No, sir. Sir, where lateral image formed? लैटरल इमेज फॉर्म कहीं देखो दूसरे जगह नहीं होता है। लैटरल इमेज बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो इमेज फॉर्म होता है। जैसे यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, जो लाइट का जो रे आ रहा है इसके ऊपर, जो मेरा परछाई बन रहा है, मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड ही रेस्पॉन्ड कर रहा है इमेज का भी, करेक्ट। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाता और रेस्पॉन्ड राइट हैंड कर रहा होता तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। जो आप नॉर्मली किसी प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े होगे तो ऐसा होगा। ठीक है, आप ट्राई करिएगा। चल, और कुछ है? कुछ पूछना है इसमें? नो। सो लेट्स मूव ऑन टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर इस बार एक बार मैं आपको बना देता हूं। देखिए ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट, इसका हम लोग नाम देते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस, आई लेंस। ये जो सामने का जो पार्ट दिख रहा है ये बेसिकली यही स्क्रीन है जहां पर इमेज बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेटिना। ओके, ये जो है ये वो पार्ट है जहां से जो आप देखते हो इसका सिग्नल दिमाग तक भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व। और ये जो पार्ट है, ये जो रीजन इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, इस रीजन में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं बनता है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपको जैसे ये जो दिख रहा है झाड़ी जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल।
ठीक है। और यहीं पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, या बोल सकते हो ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। और ये जो ब्लैंक पार्ट है, ब्लैंक पार्ट, होल, इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ आवर ह्यूमन आई। ठीक है, थोड़ा सा भद्दा टाइप का है पर ऐसा ही होता है। ये विजिबल है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब देखिए इसको Yes, बारी बारी sir. से मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया हमारी जो आंख है, आंख का ये जो व्हाइट पोर्शन देख रहे हो, व्हाइट पोर्शन, दैट इज कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम क्या होता है? बेसिकली ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डस्ट, है ना। तो कॉर्निया का काम क्या होता है? कॉर्निया, ये सब मैं पूछूंगा, बेटर वे है कि आप अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉर्निया इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड आउटर इन्वायरमेंट। और भी अगर कोई इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ी होता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया। सेकंड पॉइंट आता है बात आइरिस की। आइरिस चूंकि ये आउटर पार्ट है, हमें विजिबल है इसलिए मैं दिखा भी सकता हूं। देखिए आइरिस ये पार्ट है जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ब्लैक, दैट ब्लैक इज आइरिस। कलर्ड पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? कलर्ड होता है। किसी का ब्राउन कलर का होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है। दैट इज द कलर्ड पार्ट। बेसिकली ये क्या करता है? ये पुपिल्स के डायमीटर को कंट्रोल करता है ना। इसका जो मेन फंक्शन है क्या करता है? ये कंट्रोल डाया ऑफ पुपिल। ऐसा ये डाया कंट्रोल करके क्या करता है? बेसिकली पुपिल, देखो पुपिल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बस इस वो जो होल है उस होल का नाम है पुपिल। पुपिल का कुछ काम नहीं है ना, ये बस सिर्फ उस जगह का नाम है। बाकी करता सब कुछ क्या है? आइरिस है। आइरिस क्या होता है? आइरिस आप मान के चलिए कि आइरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का। समझ लीजिए कि ये बायोलॉजिकल सेल है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर ये सेल छोटा हो गया तो ये डायमीटर क्या हो जाएगा? ये डायमीटर क्या हो जाएगा? छोटा। और अगर सेल पीछे की तरफ चला गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा? बड़ा। तो बेसिकली आइरिस का काम क्या होता है कि जब अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि ऑल ऑफ द सडन अगर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस केस में आइरिस क्या करता है? उस लाइट के फ्लो को कंट्रोल कर लेता है। जैसे ऑल ऑफ द सडन अगर अंधेरे रूम से आप बाहर निकलते हो, बाहर के जब रोशनी होता है चारों तरफ, है ना, सनलाइट में आप आते हो, अंधेरे रूम में हो और सनलाइट में आ गए बाहर, तो आपकी आंखें जो है वो सिकुड़ जाएगी, छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर में सनलाइट, इसके वजह से लाइट का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, और आप थे अंधेरे रूम में जहां पर लाइट का ब्राइटनेस कम था। क्लियर? तो जब ब्राइटनेस कम था तो पुपिल का डायमीटर बड़ा होगा, पुपिल का डायमीटर बड़ा होगा, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। और जब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पुपिल का डाया छोटा हो जाएगा, सो दैट कि कम से कम लाइट हमारी आंखों तक पहुंचे। अगर ज्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगा, रेटिना तक पहुंचेगा, तो क्या होगा? रेटिना खराब होने का चांसेस होगा, रेटिना खराब हो सकता है। दैट्स वाई हम लोग जो आइरिस होता है, आइरिस कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ पुपिल। तो पुपिल क्या है? पुपिल इज नथिंग बट अ ब्लैंक स्पेस, कुछ भी नहीं है, वो एक खाली जगह है जहां से लाइट इंटर करता है ना। देख रहे हो कि ये खाली जगह है, यहां से लाइट को इंटर करना होगा, यहीं से लाइट इंटर करता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द आई लेंस। स्ट्रक्चर आप देख ही रहोगे। आई लेंस कौन सा लेंस है? ऐसे लेंस देखे हो क्या? Sir, convex lens. कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस।
और ये जो लेंस होता है ये सेलुलोज से बना होता है। ये आप बायोलॉजी में पढ़ोगे सेलुलोज किसको बोलते हैं। इट इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर। और ये कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ये स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल मतलब होता है ना, जैसे जिसको बोलते हैं ना इलास्टिक, किसी को खींच दो बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ दो छोटा हो जाएगा। वैसे ही ये लेंस भी अगर खींच दिया जाए तो लंबा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लंबाई को लंबा या छोटा करने का काम कौन करता है? सिलियरी। सिलियरी मसल क्या करता है, अगर ये सिलियरी मसल सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये आई लेंस बड़ा हो जाएगा। और अगर सिलियरी मसल एक्सपेंड हुआ तो ये आई लेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही कारण है कि ये स्ट्रेचेबल होने के कारण ही हम लोग नजदीक या दूर का ऑब्जेक्ट को हम लोग इजीली देख पाते हैं, है ना। अगर दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम लोग देख लेते हैं, नजदीक का ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम लोग देख पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग नॉर्मल आंखों से बिना किसी स्ट्रेन का सबसे नजदीक दूरी का जो देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, याद रखिए, जैसे करना है वैसे करिए। 25 सेंटीमीटर हम लोगों के आंखों से ये मिनिमम डिस्टेंस है जितना तक हम लोग बिना किसी दर्द, बिना किसी स्ट्रेन, बिना किसी हेडेक का पढ़ सकते हैं। वैसे पढ़ तो हम लोग और नजदीक कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर तक का भी पढ़ सकते हैं, बट उतने नजदीक से आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के देखिए, आपको हेडेक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो आईज होंगे वो स्ट्रेन में रहेंगे, दर्द में रहेंगे। करेक्ट। सो मिनिमम बिना किसी दर्द के, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर हम लोग पढ़ सकते हैं तो वो डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर। दिस इज द नॉर्मल डिस्टेंस। ओके, चलिए। तो सिलियरी मसल का काम क्या है? सिलियरी मसल इज यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड द साइज ऑफ आईलिड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेटिना। रेटिना का फंक्शन क्या होता है? रेटिना इज जस्ट लाइक स्क्रीन। ये किस तरह का काम करता है? ये स्क्रीन का काम करता है। जैसे सिनेमा हॉल देखने गए हो ना, सिनेमा हॉल होता है, तो वहां पर जिस पर्दे पर जैसे इमेज बनता है, वहां पर वो जो पर्दा होता है, यू कैन से दैट वैसा ही पर्दा हमारी आंखों में भी होता है। और वो पर्दे का काम कौन करता है? रेटिना। नीचे का नजर नहीं आ रहा है, कहाँ का, कौन सा चीज नजर नहीं आ रहा है? अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, so retina is just like a screen. ये पोर्शन मैं डिलीट करूं क्या? ये पोर्शन मैं रिमूव कर रहा हूं। बात करते हैं आप रेटिना के बारे में। बेसिकली जो रेटिना होता है, रेटिना में दो तरह का सेल होता है। रेटिना ये हमारे कौन से काम आता है? स्क्रीन का काम करता है। रेटिना में दो तरह का सेल होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड शेप, रॉड शेप, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन शेप। कोन शेप इसका नाम ही है ना। जो रॉड शेप होता है ये ब्राइटनेस को रीड करता है, ब्राइटनेस। और ये जो कोन शेप जो होता है ये डीम लाइट को रीड करता है, डीम लाइट। सो यही हमारे सिग्नल भेजते हैं आइरिस को टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। ये रॉड सेल और कोन सेल ही बताते हैं आइरिस को कि कॉन्ट्रैक्ट होना है कि एक्सपेंड होना है। अगर डीम लाइट होगा तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर ब्राइट लाइट हुआ तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंड हो जाएगा, और पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा। तो पुपिल का साइज अगर छोटा हुआ तो लाइट कम इंटर करेगा, पुपिल का साइज अगर ज्यादा हुआ तो लाइट ज्यादा इंटर करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर पुपिल का साइज ज्यादा हुआ मतलब लार्ज हुआ तो लाइट ज्यादा इंटर करेंगे,
और अगर पुपिल का साइज छोटा हुआ तो लाइट कम इंटर करेंगे। अगर आप हाई ब्राइटनेस वाले जोन में हैं तो वहां पर पुपिल का साइज छोटा होना चाहिए या होता है। अगर आप लो ब्राइटनेस वाले जोन में हैं, जैसे अंधेरे रूम में है, तो वहां पर पुपिल का साइज बड़ा होगा, लार्ज होता है। क्या ये क्लियर है सबको पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। तो जो रेटिना होता है उसके पास दो तरह का सेल होते हैं, रॉड शेप एंड कोन शेप। जो कोन शेप होता है ये कलर का भी पहचान करता है, कलर। तो किसी किसी को जो कलर ब्लाइंडनेस जो हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर जो कोन शेप है वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या बोल सकते हो कि कोन शेप डेड कर गया है, डेड हो गया है। ठीक है। सो कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, रेड कलर नहीं पता चलेगा, ग्रीन कलर नहीं पता चलेगा, कुछ कुछ ऐसे कलर्स हैं वो आपको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। आपके एनसीईआरटी में ये दिया गया है, आप उसको अंडरलाइन करके प्रॉपर नोट्स बना के और आप इसको याद करेंगे। ये जो मैंने ब्लाइंड स्पॉट लिखा था, ब्लाइंड स्पॉट का कोई काम नहीं, इसका नाम ही पड़ गया ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इस रीजन में जो कुछ भी इमेज बनता है वो हमें दिखता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ऑप्टिकल नर्व का काम क्या होता है, आई से सिग्नल लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना, यही है ऑप्टिकल आई लेंस, ऑप्टिकल नर्व का काम। ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है। अब जो आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आए तो आपको एक जो क्वेश्चन नंबर 11 था कि लेजर लाइट से एक्सपेरिमेंट को क्यों नहीं किया गया। तो बेसिकली जब लेजर लाइट हम लोग जलाते हैं तो देखिए लेजर लाइट एकदम बीम होता है पतला ऐसा। लेजर लाइट में होता क्या है कि ये लाइट डिस्पर्स नहीं करता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, एकदम बहुत ही सॉलिड पतले से रेंज में ही ये मूव करता है। तो लेजर लाइट के पास एनर्जी ज्यादा होता है ना, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होता है, यू कैन से दैट कि इट हैज मोर एनर्जी। तो ये लाइट को कंट्रोल करना आइरिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेजर लाइट अपने आप में ही बहुत ही छोटे डायमीटर का होता है। तो इसको या तो आप क्लोज कर लीजिए, आंख ही बंद करिए, या अगर आपने आंख ओपन किया तो ये लेंस से पास होते हुए डायरेक्ट ये आपको रेटिना के ऊपर इंसिडेंट होगा, और रेटिना के ऊपर इंसिडेंट हो गया तो उसके आसपास के जो सेल्स होंगे वो सेल डैमेज हो जाएगा, है ना, सेल खराब हो जाएंगे, तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब लेजर लाइट जब जलाया जाता है शादी वगैरह में या फिर किसी फंक्शन में, तो लेजर लाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए। गलती से भी अगर आपने लेजर लाइट की तरफ देख लिया और लाइट कोई अगर आप बेसिकली वैसे तो आंख रिएक्ट करता है, लाइट अगर पड़ता है तो फट से ऐसा कर लेगा, बट बाई चांस अगर लेजर लाइट समहाउ इट जस्ट इंटर्स इन योर आई, व्हाट इट विल डज, ये इतने दूर का सेल खराब कर देगा। तो कभी कभी इमेज आपको दिखेगा, कभी इमेज आपको नहीं दिखेगा। सो इस तरह का इश्यूज आपके आई में आ सकते हैं बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। कैलेडोस्कोप आप कर सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिख सकते हो, आप वो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते, ये हो गया। दिस इज द लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, यू कैन ड्रॉ। ये लेजर लाइट मत ड्रॉ करना, ये इसके लिए था। दिस इज द लेवल डायग्राम ऑफ आई। Now you should must know the function of each and every part. कॉर्निया का क्या पार्ट होता है, पुपिल का क्या काम होता है, आइरिस का क्या काम होता है, सिलियरी मसल का क्या काम होता है, ये आप फिर से क्लास 10th में पढ़ोगे तो बेहतर है कि आप उसे अभी याद कर लें, आगे आपके लिए इजी रहेगा। करेक्ट? ओके। इसके बाद एक टॉपिक बचता है ह्यूमन आई के बारे में कि हाउ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन आई, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो। लेजर लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है बिकॉज इट हैज मोर एनर्जी, है ना। चलिए, जरूरी नहीं कि सारे लेजर लाइट ज्यादा दूर तक ही ट्रेवल करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर आई। आंख को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो आंख को प्रोटेक्ट करने से मतलब है कि एक, जैसे सिंपल मैंने बताया कि आप लेजर लाइट के सामने आंख को मत लेके जाइए। दूसरा चीज, डीम लाइट में आप मत पढ़िए। बेसिकली डीम लाइट में आप कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सिलियरी मसल जो होता है, सिलियरी मसल जो, इसको बहुत ज्यादा अगर आप नजदीक से पढ़ रहे हो, डीम लाइट में पढ़ रहे हो, सिलियरी मसल जो क्या करेगा, इस लेंस को कंटिन्यूअसली कंप्रेस करके रखेगा, लेंस छोटा हो जाएगा। लेंस अगर छोटा हो गया तो इसको वापस से इलोंगेट करने में सिलियरी मसल को मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि लेंस आपका उठने पर फिक्स हो जाए, जैम हो जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप रेगुलर आप उसी पर पढ़ रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका लेंस उतने पर जाकर के छोटा साइज का हो जाए। इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपको दूर की चीजें आपको नहीं दिखेंगी, नजदीक की चीजें आपको नहीं दिखेंगी, ये सब कुछ आपका अलग अलग केसेस होने लगेंगे। तो जब भी आप पढ़िए प्रॉपर ब्राइटनेस में पढ़िए, और जो डिस्टेंस है जिस ऑब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें विदाउट स्ट्रेन आप पढ़ सकते हो, उस चीज को आप पढ़ सकते हो। करेक्ट। दूसरी चीज, आप जब भी बाहर से आते हो, कोई भी अगर आपके आंखों में डस्ट पड़ा हुआ है तो आप उसकी आंखों से अपने हाथों से उसको ऐसे स्क्रैच ना करें। ट्राई टू पुट सम काइंड ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, सो दैट कि वो जो डस्ट है वो बाहर निकल जाए। ऐसे बार बार आप ऐसे करने से उसको ऐसे नचते हैं ना आंख को, डोंट डू दिस। इसके वजह से क्या हो जाएगा, वो उस डस्ट पार्टिकल का स्क्रैचेज आ सकते हैं कॉर्निया के ऊपर। सो कॉर्निया रैप्चर हो सकता है, कॉर्निया खराब हो सकता है। ठीक है। सो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज। यस प्लीज। So why cold water only? हॉट वाटर सहन नहीं हो पाता है ना, दर्द करने लगेगा। गर्म पानी से आंख धोगे तो आंख जलने लगता है। ठीक है। Yes, sir. सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये पूरा जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, ये असाइनमेंट आपको याद, नॉट ओनली राइट इट। मैं जो असाइनमेंट देता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिखा करके छाप करके और भेज देना है, अच्छा असाइनमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, होमवर्क हो गया। छापने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे वापस ये असाइनमेंट फिर से पूछूंगा एवरीवन, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा सा टॉपिक रह गया अबाउट द ब्रिल लेफ्टी, एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू, बाय।